हाँ बच्चों, ये पहले चैप्टर में हम एक टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स उसे पढ़ रहे हैं। वैद्युत फ्लक्स को समझने से पहले दो एग्जाम्पल बताएंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 1, किसी टंकी से यदि जल निकल रहा हो तो उसे कहेंगे द्रव का फ्लक्स। टॉर्च जलाते हैं हम रात में, उससे प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश कहलाता है ज्योति फ्लक्स। ऐसे ही कहीं पर कोई आवेश रखा हो तो उससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, उन्हें कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। अंतर केवल इतना है कि पानी निकलता हुआ हमें दिख रहा है, प्रकाश किसी माध्यम से गुजरा तो वहाँ माध्यम दिख रहा है, लेकिन ये दिख नहीं रहा है, इसका अनुभव कर सकते हैं, इसलिए इसे काल्पनिक शब्द यूज किया गया है। तो क्या परिभाषा दी गई है वैद्युत फ्लक्स की? विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ 3 बल रेखाएं जा रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स 3 यूनिट है। अगर बल रेखाओं की संख्या 3 से बढ़कर 5 हो जाए तो वैद्युत फ्लक्स 5 यूनिट हो जाएगा। अर्थात वैद्युत फ्लक्स सीधे सीधे बल रेखाओं की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। जहां बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी वहां फ्लक्स का मान अधिक होगा, जहां बल रेखाओं की संख्या कम होगी वहां फ्लक्स का मान कम होगा। फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स का पहला अक्षर इंग्लिश का है एफ। तो जो ज्योति फ्लक्स होता है, बल्ब प्रकाश का फ्लक्स, उसे लिखते हैं एफ से। तो इस फ्लक्स को एफ से ना लिखकर एक ग्रीक भाषा का लेटर है फाई, उससे लिखेंगे। तो इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ई इसलिए लगा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अगर यहाँ एरिया डी ए आएगा तो ये फ्लक्स इस सूक्ष्म एरिया में से निकलने वाला है, और अगर मैं तो इसे इस समय लिखेंगे हम डी फाई। इतने से एरिया में से जो वैद्युत रेखाएं निकलेंगी, इस स्मॉल एरिया में से जो ब्लैक कलर का छोटा सा है, उस फ्लक्स को लिखेंगे हम डी फाई, और पूरे एरिया में से निकलने वाला फ्लक्स लिखेंगे तो दोनों ओर इंटीग्रल लगाएंगे। डी फाई ई इंटीग्रल वेक्टर ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। डी फाई का हो जाएगा फाई ई इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो ये संपूर्ण टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होगा। इसे मैं यदि एक्सपेंड करूं, इसका डॉट प्रोडक्ट को खोल दूं, तो क्या आएगा? ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा ई और डी ए के बीच का कोण है। ई कॉस थीटा इंटीग्रल के बाहर, अंदर बचा डी ए, ई कॉस थीटा ई कॉस थीटा इंटू डी ए का इंटीग्रल हो जाएगा ए। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये टोटल फ्लक्स होगा। इसे हम अगर डायग्राम से समझना चाहें तो कॉस थीटा या स्केलर प्रोडक्ट क्यों लिया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, उसका एरिया की डायरेक्शन में मैं मान लूँ इधर जो वैल्यू लेंगे तो वो आएगी ई कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर जो कंपोनेंट होगा इसका इधर, वो होगा ई कॉस थीटा। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या आएगा? कॉस थीटा। और ये हम जानते हैं
कि cos थीटा जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट में आता है, अदिश गुणनफल में आता है, इसीलिए यहाँ अदिश गुणनफल लगा है। और इसीलिए फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है। एक बात और बताना चाहेंगे, किसी एरिया वेक्टर को दर्शाना हो तो उस एरिया पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इस एरिया का जो वेक्टर होगा वो इस पर परपेंडिकुलर होगा, जिसे हमने रेड कलर से दिखाया है। तो रेड कलर से जो वेक्टर दिखाया है वो इस स्मॉल एरिया का क्षेत्रफल वेक्टर है। मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम। एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक हमारा यूनिट और है वोल्ट पर मीटर। एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर, एक पावर कट जाएगी तो वोल्ट इंटू मीटर, तो एक यूनिट ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई के मात्रक हमारे हो जाएंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम, दूसरा हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। इसका विमीय सूत्र, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कैसे निकालें? तो हम इसमें विमाएं रख देंगे, डायमेंशन रखेंगे। न्यूटन बल की डायमेंशन होती है m/L/T-2, मीटर लेंथ, मीटर की जगह L ऊपर से स्क्वायर अपॉन कूलाम, कूलाम चार्ज की यूनिट है, चार्ज की विमा होती है AT। ऊपर नीचे देखा कुछ नहीं घट रहा है, आगे बढ़ते हैं। ml की पावर 2 और 1 3, t की पावर -2 है, और ये t ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी ऊपर जाकर -1, -2 और -1 -3, a ऊपर जाएगा तो a की पावर -1, तो ये डायमेंशन आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से संबंधित दो बिंदु। पॉइंट नंबर 1, यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं पर पॉजिटिव दिया है, इसका अर्थ है कि वो फ्लक्स वैद्युत बल रेखाएं सरफेस से, पृष्ठ से बाहर की तरफ जा रही हैं, आउटवर्ड। और यदि कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव है, उसका अर्थ है कि वहाँ वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स सरफेस में एंट्री कर रही हैं। ये दो बातें ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस ने अपने इस प्रमेय के द्वारा जो फॉर्मूला दिया है उसकी हेल्प से हम कोई चार्ज दिया हो, आवेश की वैल्यू दी हो, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स पता कर सकते हैं केवल चार्ज के द्वारा। गॉस की थ्योरम का स्टेटमेंट बच्चों को समझाने के लिए हमने उसके मैथमेटिकल रूप की हेल्प ली है। मैथमेटिकल रूप होता है I E = Q ×
1/ε0। अगर मैं डेफिनेशन को समझाने के लिए, इसके कथन को समझाने के लिए इसके स्थान पर 2 लिख दूं तो कथन हो जाएगा कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये है वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 2 गुना होता है। और यदि हम यहाँ 3 लिख दें तो हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स आवेश का 3 गुना होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ट्वाइस टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। इसी आधार पर इसे क्या बोलेंगे, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में टोटल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यही इसका कथन है, स्टेटमेंट है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह है गॉस-की प्रमेय का स्टेटमेंट, कथन। इसी के आधार पर ये लिखा गया है, या कहिए इसके आधार पर हमने डेफिनेशन बच्चों को समझाई। इस कथन को इस रूप में लिख सकते हैं, ये कहलाएगा गणितीय रूप। इसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसके स्थान पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला रख दूं, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA इंटीग्रल इक्वल टू Q इंटू 1/ε0, तो ये इसका कथन ये भी हो सकता है मैथमेटिकल फॉर्म। तो गॉस की प्रमेय के गणितीय रूप को हम इन 2 प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसे हम प्रूफ करेंगे। इसे प्रूफ करने के लिए हमने कोई चार्ज मान लिया Q चार्ज से R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। उतनी डिस्टेंस लेकर हमने एक बंद पृष्ठ खींचा। किसी चार्ज को घेरते हुए कोई बंद क्लोज्ड सरफेस खींचेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा गया बंद पृष्ठ उसे कहते हैं गॉसीय पृष्ठ, गॉसियन सरफेस। तो ये कहलाएगा गॉसीय पृष्ठ। इस पॉइंट पर इस पूरे गोले का एक स्मॉल एरिया मान लेंगे dA, वेक्टर dA। स्मॉल एरिया का जो वेक्टर होगा वो प्रदर्शित किया जाएगा इस पर लंब द्वारा। तो ये लंब हो गया। ये प्लस का चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा और इसी लाइन के अलोंग होगा, इसी लाइन की अनुदिश होगा। दोनों पैरेलल हो गए, थीटा क्या हो गया 0। इस स्मॉल एरिया को इस पॉइंट चार्ज से मिला दिया तो ये एरिया इस पॉइंट पर एक घनकोण बनाएगा। एरिया जो बनाता है पॉइंट पर वो बनाता है घनकोण, सॉलिड एंगल। तो यहाँ सॉलिड एंगल होगा d ओमेगा और ये डिस्टेंस क्या है r। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है d ओमेगा इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर। जनरली dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है, बट यहाँ थीटा की वैल्यू 0 है, इसलिए
cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना रह जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1। इसका हम इसके डेरिवेशन को करते समय यूज करेंगे। तो उसकी थ्योरी हो जाएगी कि कोई चार्ज Q है जिससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P है और r रेडियस लेकर एक बंद गॉसीय पृष्ठ खींचते हैं। वेक्टर dA कोई स्मॉल एरिया है और E वेक्टर dA के पैरेलल है। इसका प्रूफ करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले का यूज करेंगे, उससे शुरुआत करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा d phi E इक्वल टू E dA cos थीटा। ये फ्लक्स है इतने एरिया में से निकलने वाला, इतने स्मॉल एरिया में से निकलने वाला फ्लक्स, और हम लिखें टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स हो जाएगा सब तरफ को निकलने वाला, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी। तो इंटीग्रल लग जाएगा, इंटीग्रल d phi E इंटीग्रल थीटा की वैल्यू 0, d phi का इंटीग्रल phi इंटीग्रल E। किसी बिंदु आवेश, किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू dA इंटू cos 0 की वैल्यू 1। इसमें से कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा dA अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और ये फॉर्मूला बन गया सॉलिड एंगल घनकोण d ओमेगा, तो यहाँ आ गया d ओमेगा बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, जिस तरह से कोई सर्कल अपने सेंटर पर टोटल एंगल बनाता है 2 पाई, वैसे ही स्फीयर गोला अपने सेंटर पर एंगल, सॉलिड एंगल बनाता है 4 पाई। तो ये घनकोण का मान क्या होगा, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से गॉस की थ्योरम प्रूव्ड होती है। अब हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ केस हैं। तो केस नंबर फर्स्ट, यदि पृष्ठ के अंदर एक आवेश ना होकर कई चार्ज हों, कई आवेश हों, तो क्या करेंगे। सपोज कीजिए Q1 है, माइनस Q2 है, Q3 है, तो क्या करेंगे, तो इन सब का योग करके यहाँ लगा देंगे। तो फाई हो जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। केस नंबर सेकंड, यदि हमारे पास कई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे हों और वो एक ही पृष्ठ के अंदर हो, कई वैद्युत द्विध्रुव पृष्ठ के अंदर हो, तो एक वैद्युत द्विध्रुव ये हो गया। वैद्युत द्विध्रुव में दोनों चार्ज वैल्यू में बराबर होते हैं, लेकिन साइन उनके अलग अलग होते हैं। एक माइनस का 3 कूलम तो एक प्लस का 3 कूलम। दूसरा डाइपोल है -2Q प्लस 2Q, अगला डाइपोल है -3Q प्लस 3Q। तो फ्लक्स कितना निकलेगा इसमें से वो देखें। तो सबसे पहले हम चार्ज देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव होने पर
चार्ज देखेंगे, इन सभी का चार्ज सम करेंगे, टोटल करेंगे, तो आएगा -q + q, -2q + 2q, -3q + 3q, ये कट जाएंगे। टोटल चार्ज क्या आया? 0। जब चार्ज 0 आया, यहाँ 0 लगेगा तो फ्लक्स भी क्या रहेगा? 0। तो किसी बंद सरफेस के अंदर यदि कई द्विध्रुव रखे हों तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है। केस थर्ड, यदि चार्ज हमारा बाहर रखा हो तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास होगा, कितना गुजरेगा, उसको देखें। यदि बाहर रखा है तो देखिए यहाँ दो बातें आ रही हैं। इस स्थान पर फ्लक्स अंदर प्रवेश कर रहा है, इस स्थान पर फ्लक्स निकल रहा है। हम जानते हैं प्रवेश करने वाला फ्लक्स नेगेटिव होता है, निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो जब नेट फ्लक्स हम लिखेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे, इक्वल टू क्या आएगा? 0। इस प्रकार हमने गॉस थ्योरम को पढ़ा और अगर आगे का कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।